भारत पर 50% टैरिफ अमेरिका ने लगा दिया है। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पे डोनाल्ड ट्रंप ने दस्तखत कर दिए हैं और अब भी सरकार खामोश है। हमारे साहब चुप हैं, अभी भी चुप हैं। कांग्रेस की तरफ से रिएक्शन आ गया इतनी देर में कि अब जवाब देने का वक्त है, लेकिन सरकार की खामोशी कब टूटेगी साहब, यही हम सोच रहे हैं और यही आज चर्चा कर रहे हैं कि इस 50% टैरिफ का क्या इंपैक्ट होगा। क्या ट्रंप भारत को बर्बाद करने पर आमादा है? चर्चा में हमारे साथ आज बोहरा जी हैं। सबसे पहले स्वागत है सर आपका, प्रणाम। और भाऊ हैं, मैं सीधे हम लोगों के सबके आर्थिक मार्गदर्शक बोहरा सर हैं, तो मैं पहले मार्गदर्शक के पास चलूंगा, फिर हम लोग चर्चा कर लेंगे, क्योंकि उनसे बेहतर कोई नहीं जो है इस विषय को समझा सकता है। बड़ा निवेदन करके मैं लाया हूं ताकि दर्शकों को प्रॉपर समझ में आए ये टैरिफ भारत की क्या बर्बादी की पटकथा लिखने की शुरुआत कर दिया है ट्रंप ने। सर, ये 50% टैरिफ भारत पर क्या असर डालेगा, सीधा सवाल। आप सबको नमस्कार, दर्शकों को भी नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आमंत्रित किया आशीष भाई, और साथ में हमारे विद्वान मित्र अशोक जी भी हैं। दरअसल ये अमेरिका की भारत पर सर्जिकल स्ट्राइक है, सीधे शब्दों में कहा जाए तो ये अमेरिका की भारत पर सर्जिकल स्ट्राइक है। 50% टैक्सेस का मतलब कस्टम्स ड्यूटी, टैरिफ मतलब कस्टम्स ड्यूटी। इसका मतलब है कि हम मार्केट से बाहर हो गए हैं, सिंपल शब्दों में। देखिए कौन कौन से क्षेत्र प्रभावित हो रहे हैं, मैं इसके बारे में सीधा आता हूं। फॉक्सकॉन कहां जाएगा, यहां से निकल के वियतनाम जाएगा या इंडोनेशिया जाएगा, अब ये बस फैसला होना है। 14.4 बिलियन डॉलर का इंडिया का एक्सपोर्ट है साहब, करीब करीब 1,22,000 करोड़ का ये एक्सपोर्ट हो जाता है। फार्मा 12.7 बिलियन, डायमंड 11.9 बिलियन, मशीनरी 7.1 बिलियन, केमिकल्स 3.6 बिलियन, पेट्रोलियम 3.2 बिलियन, टेक्सटाइल कुल मिला के टेक्सटाइल और गारमेंट्स 10 बिलियन, स्टील या मेटल्स 2.8 बिलियन, ऑटो पार्ट्स 2.8 बिलियन, मरीन प्रोडक्ट्स 2.5 बिलियन। सवाल ये पैदा होता है कि यहां से कहां जाएंगे और कितने लोगों के जॉब्स इससे उजड़ जाएंगे, कितनों के घर उजड़ जाएंगे। आप सोचिए कि इकोसिस्टम हमने पैदा किया था मद्रास और ये बेंगलोर की बेल्ट में, चेन्नई बेंगलोर बेल्ट पे लाखों लोग वहां पे काम करते हैं, मिलियंस, जो फॉक्सकॉन का सिस्टम था और बाकी वहां पर जो यूनिट्स आ रहे थे। अब उनके ऊपर अगर एप्पल फोन के ऊपर और बाकी फोन के ऊपर 50% का अगर टैक्स लगेगा, हु इज गोइंग टू बाय इट यार? ये बड़ी सिंपल सी बात है, कौन खरीदेगा यहां से? तो फॉक्सकॉन के पास रास्ता क्या बचता है कि निकल जाओ यहां से। टेक्सटाइल, आपको यकीन नहीं आएगा, टेक्सटाइल और गारमेंट में सबसे ज्यादा लोग इंडिया में काम करते हैं, सब 4.5 करोड़ लोग काम करते हैं। मैं फिगर बता रहा हूं आपको, हमारा एक्सपोर्ट 10 बिलियन डॉलर का, यानी कि करीब 90,000 करोड़ का। इतने लोग, करोड़ों लोग बेरोजगार होंगे, क्योंकि हमारे कपड़े कौन खरीदेगा जब बांग्लादेश और वियतनाम के 20% के ऊपर जो कस्टम्स ड्यूटी है उसके ऊपर सारा सामान जाएगा। सोचने वाली बात है। डायमंड्स, वी आर आउट ऑफ मार्केट नाउ। 80% हमारा डायमंड का एक्सपोर्ट सिर्फ अमेरिका को था, 1 लाख करोड़ का, 12 बिलियन का। 50 लाख लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली काम करते हैं, 15 लाख वर्कर जो बिल्कुल डायरेक्टली काम करते हैं, 8 लाख वर्कर सिर्फ सूरत में काम करते हैं। एक काली दिवाली उनका इंतजार कर रही है, मार्क माय वर्ड्स, एक काली दिवाली उनका इंतजार कर रही है। फार्मा 1,10,000 करोड़, 12.7 बिलियन, 25 लाख लोग फार्मा में काम करते हैं। सर, आप 50% ड्यूटी मार देंगे और फार्मा के ऊपर अलग से 250% आ रही है अगले हफ्ते, हम बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। हमारे ये 25 लाख लोग क्या करेंगे? वी आर द बिगेस्ट जनरेटर ऑफ सो कॉल्ड जेनरिक मेडिसिन। हम कहां जाएंगे? हमारे लोग क्या करेंगे? इसके बाद साहब, हमारी करीब 22,000 करोड़ के श्रिम्प एक्सपोर्ट हैं, जिसमें से 77% आंध्र प्रदेश से हैं। लाखों लोग उसके अंदर इन्वॉल्व हैं, छोटे छोटे मछुआरे हैं जो बेचारे काम करते हैं, लैंड के अंदर फार्म से, समुद्र से पकड़ते हैं और ये भेजते हैं। कैरिबियन से और लैटिन अमेरिका से 10% के ऊपर श्रिम्प आएंगे, हमारे 50% के श्रिम्प सर कौन खरीदेगा? हमारी छोटी छोटी खराद की मशीनें हैं, मशीनरी हैं, 7 बिलियन डॉलर, 60,000 करोड़ का हमारा एक्सपोर्ट। यहां पे करोड़ों लोग, छोटे छोटे लोग काम करते हैं, कृषि की मशीनरी, दूसरी मशीनरी ये जाती हैं, हमें कौन पूछेगा इसके बाद में? और साथ में ऑटो पार्ट्स, ये गारमेंट के बाद सेकंड बिगेस्ट पार्ट है। यहां पे मिलियंस ऑफ पीपल आर वर्किंग, और कहने को एक्सपोर्ट करीब 30,000 करोड़ के आसपास का है, लेकिन साहब
ये लोग कहां जाएंगे आप बताइए ना। ये जो करोड़ों लोगों के ऊपर जो चोट लगी है, क्या इनकी काली दिवाली नहीं होगी? सर 50% मतलब है कि यू गो आउट ऑफ मार्केट। अच्छा, ये सिर्फ 87 बिलियन डॉलर की बात नहीं है। लोग सोचते हैं कि हमारा सिर्फ गुड्स के ऊपर इंपैक्ट आ रहा है। आप ये सोचिए कि हमारा जो 387 बिलियन डॉलर का जो हमारा सो कॉल्ड सर्विसेज का एक्सपोर्ट है, उसमें से भी 55% जो अमेरिका को जाता है, जो 213 बिलियन डॉलर है, 87 मिलाओ तो 300 बिलियन डॉलर होता है। कि अभी सर्विसेज को इसमें काउंट नहीं किया गया है, उसके बारे में क्लैरिटी नहीं है। लेकिन अगर इनके ऊपर भी आता है तो फिर हमने किया क्या? अल्टीमेटली हम 5 महीने से क्या झक मार रहे थे? सबसे पहले बातचीत करनी शुरू की अमेरिका से, और आज तक हमने कुछ नहीं किया। हम किसी डील पर नहीं पहुंच पाए। हमारे लिए रेड लाइन, रेड लाइन, रेड लाइन, रेड लाइन, आप अड़े हुए हो। इरिटेशन होगा सामने वाले को। देखिए, वो ट्रांजैक्शनल प्रेसिडेंट है, उसे डील चाहिए। उसके सामने 27 ईयू के देशों ने घुटने टेके हैं। ब्रिटेन ने घुटने टेके हैं, जापान ने टेके हैं, साउथ कोरिया ने टेके हैं, इंडोनेशिया, वियतनाम ने टेके हैं, ऑस्ट्रेलिया ने टेके हैं। सर, हम आइसोलेशन में नहीं जी सकते। आप सोचते हो नहीं नहीं ऐसा होगा कि वो जाएंगे तो हम रूस और चीन की गिरफ्त में आ जाएंगे, कुछ और हो जाएगा। भाई वो तो हमको माल बेचते हैं, हमसे लेते कहां है? रूस हमको 67 बिलियन डॉलर का माल बेचता है, हम तो 5 बिलियन डॉलर बेचते हैं। साथ में चीन 120 बिलियन डॉलर हमको देता है, हम तो 15 बिलियन डॉलर बेचते हैं। हमारे डॉलर कहां से आएंगे सर? माल खरीदने को डॉलर चाहिए आपको, डॉलर कहां से आएगा? डॉलर अमेरिका देता है 300 बिलियन डॉलर। मैं उसको फेवर नहीं कर रहा हूं, हकीकत बता रहा हूं कि ये जो 300 बिलियन डॉलर उसके पास से आता है, और 200 बिलियन यूरो जो यूरोप से आता है गुड्स का और सर्विसेज का, ये दोनों एक ही है सर, एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। जो अमेरिका करेगा वो यूरोप करेगा। तो इंडिया के लिए ऑप्शन क्या बचता है? भैया जाओ ईयू के पास जाओ, कुछ समझौता करो, जबरदस्ती करके फटाफट एक एफटीए करो, तभी काम बनेगा। लेकिन शायद ये बहुत बड़ा स्ट्राइक है हमारे लिए, ये मरने वाला हाल है। आशीष भाई, मैं सच कह रहा हूं, यहां से निकल पाना इतना आसान नहीं होगा। ठीक है, हमारे पास लीवरेज करने के लिए 10-15 दिन है, लेकिन आप 10-15 दिन में क्या करेंगे? आपने लाल लकीरें इतनी ज्यादा खींच दी हैं कि आप कुछ भी उनको देने को तैयार नहीं है। भाई कुछ तो ऑफर करो उनको। आप तेल खरीद लोगे, आप कुछ मिलिट्री वेस्ट खरीद लोगे, आप कुछ और खरीद लोगे, लेकिन इसके बाद अब मोदी जी का जो डिसीजन होगा वो देखने वाला होगा। अगर आप रिटेलिएट किए तो उसका अंजाम बहुत बुरा हो जाएगा। रिटेलिएशन का मतलब है कि आप कुल्हाड़ी पर जाके पैर मार रहे हो साहब, क्योंकि उसके बाद 300 बिलियन डॉलर अगर चले गए, फिर आपकी इकोनॉमी भर भरा कर गिरेगी। आज 88 रुपए पे आपका रुपया है, आप देखना और 2 दिन में 90 क्रॉस कर जाएगा, ये मेरा अनुमान है, क्योंकि अब क्रैश होगा। आपके इतने सारे सेक्टर क्रैश होने जा रहे हैं साहब। आपका इंपैक्ट सोचिए कि मेगा इंपैक्ट है इकोनॉमी के ऊपर। आप अमेरिका को ये मत सोचिए कि मार्केट कहीं और ढूंढ लोगे, नहीं साहब, वो ज्यादा गुस्सा करेगा, आपको स्विफ्ट से बाहर निकाल देगा। बोलता ठीक है बाहर हो जाओ, मैं तुम्हारे डॉलर की पाइपलाइन ही बंद कर देता हूं, जैसे ईरान की बंद है, नॉर्थ कोरिया की बंद है, रशिया की बंद है। साहब ये काम अभी जो है ना इंडिया गवर्नमेंट के लिए अब रिटेलिएशन का नहीं होगा। सब टेबल पे बैठ के कुछ बात कर लो, 10-15 दिन है, सुलझा लो मामला, थोड़ा ले दे के, जिसे कहते हैं ना, बात निकाल लो। यहां पे ना अगर आप टकराओगे तो आप पत्थर से सर टकरा रहे हो। लोग कहते हैं कि ट्रंप बहुत इनकंसिस्टेंट है, मैं कहता हूं ट्रंप कंसिस्टेंट है। वो जो कहता है वो करता है, इतना कंसिस्टेंट है, किसी को नहीं छोड़ता। वो अपने मित्रों को, ईयू को नहीं छोड़ता, अपने अभिन्न मित्र जापान को नहीं छोड़ा उसने, कोरिया को नहीं छोड़ा। सर एक साइड में मिलिट्री का ट्रायड बनाता है, क्वाड भी बनाता है, तो भी नहीं बख्शता उनको। दिस मैन स्पेस नो वन। हम इस बात को क्यों नहीं समझते? दूसरी बात, हम कोई मिलिट्री माइट नहीं है, हम कोई इकोनॉमिक माइट नहीं है साहब। चाइना के पास मिलिट्री माइट भी है, इकोनॉमिक माइट भी है। वो जब चाहे रेयर अर्थ की चाबी भर सकता है, वो चाहे तो सोलर की जो चाबी भर सकता है। उसके पास 10 चाबियां हैं, हमारे पास कौन सी चाबी है साहब? हमने तो अपनी मैन्युफैक्चरिंग को किल कर दिया। करने के बाद आज हम इस दशा में हैं कि न घर के न घाट के। दिस इज समथिंग, मुझे लगता है कि इट्स कैटास्ट्रॉफ फॉर इंडिया। ये हमारे ऊपर जो कल वो एक लैंडस्लाइड आया ना वहां पर धराली में, ये धराली का लैंडस्लाइड है इंडिया की इकोनॉमी के ऊपर। बच सको तो बचो, शायद ही कुछ बचेगा, क्योंकि इसका जो कास्केडिंग इफेक्ट है वो इकोनॉमी के बाकी सेक्टर पे पड़ेगा। अब तैयार रहना, ये बहुत बड़ा इंपैक्ट आएगा सर। ये सुनामी है, ये बड़ी सुनामी है सर। ये 8 डिग्री का रिक्टर स्केल पे भूकंप है। आप इसको पहचानिए, आप इसके कास्केडिंग इफेक्ट को पहचानिए, आप इसका जो असर होगा दूसरे एरिया पे उसको पहचानिए। इसके द्वारा क्या होगा? आपका रियल एस्टेट टूट जाएगा,
पैसा कहां से आता है? आईटी और बाकी क्षेत्रों से। लोग बेरोजगार होंगे तो आपके मकान नहीं बिकेंगे, मकान नहीं बिकेंगे तो एफएमसीजी भी कमजोर हो जाएगा, साथ में पैसा नहीं होगा ना। इसके अलावा जो गैजेट्स आपके बिकते हैं, जो सो कॉल्ड सेल्स आती है सारी की सारी, वो टीवी ले लो, फ्रिज ले लो, वो नहीं बिकेंगे सर। सारी मार्केट क्रैश होती है सर। एक 12,200 एम्प्लॉय निकलने से टीसीएस के बड़े बड़े आर्टिकल आ रहे हैं कि आईटी सेक्टर पे क्या इंपैक्ट है, रियल एस्टेट पे क्या इंपैक्ट है, बाकी पे क्या इंपैक्ट है। सर चूड़े हिल रही हैं हमारी, लेकिन हम शायद एक बड़े बहादुर बनने की कोशिश कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि सरकार शेख चिल्ली ना बने, होश में आए, ले दे के बात करे और अपने जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उन पे भरोसा करे, वो मामले को सॉल्व कर सकते। ये नेता लोग जो कह रहे हैं ना कि हम ये कर दें, पीछे का 2 दिनों से बोल निकल के आ रहे हैं उनके टीवी के ऊपर, जवाब दे दिया, कड़ा जवाब दे दिया, करारा जवाब दे दिया, पता नहीं क्या क्या शब्द लिखे जा रहे हैं। ये बड़बोलेपन से थोड़े दूर हट जाए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि सामने एक चट्टान है और आप अपना सर टकरा रहे हो। सर मत टकराओ, ये मेरा कहना है। आशीष बिल्कुल सर, एक सवाल, एक मिनट आशीष, मेरा एक सवाल था सर। लगातार जो 25% बढ़ा, उसके बाद 50% बढ़ा, लेकिन कहीं पे भी ट्रेड डील की बात नहीं हो रही है, रशियन ऑयल की बात हो रही है। तो क्या आने वाले समय में अमेरिका ने तो अपने 50% लगा ही दिए, क्या वो अपने यूरोपियन यूनियन से लेकर तमाम देशों को रशियन ऑयल के नाम पे भारत को फिर आइसोलेट करने का प्रयास करेगा? 100% भारत को आइसोलेट किया जा रहा है। दिस प्रोसेस हैज बिगन। यूरोपियन यूनियन ने कई सैंक्शंस जो हमारे ऊपर लगाए हैं, शिप्स पे लगाए हैं, कंपनियों पे लगाए हैं, वो उस प्रोसेस का हिस्सा है। ईयू इज पार्टी टू द यूएसए। सर आप इस बात को मत भूलिए, ईयू वही करेगा जो यूएसए चाहेगा। वो उसकी मदर है, वो माँ है, जो हुक्म देगा ईयू वही करेगा। ईयू उससे हटके कुछ भी नहीं करेगा साहब। ये सारे गोरे देश जितने हैं यूरोप के हैं, सब अमेरिका के साथ हैं, वो उसका साथ नहीं छोड़ेंगे साहब। आप जितनी मर्जी कोशिश कर लीजिए। मुझे लगता है कि चीजें हाथ से निकल गई। हमने 5 महीने गवा दिए, हमने कुछ नहीं किया। हमेशा जापान से या ईयू से या ब्रिटेन से सीखना चाहिए था, पर शायद कहीं ना कहीं हमारी जो हट धर्मी है वो हमें ले डूबी है। और जो हमने एक जवाब दिया कल परसों, जब हमने 5 महीने बर्दाश्त किया है, तो भाई 2 दिन और बर्दाश्त कर लेते ना। इसने कहा था कि आप अब यहां पर जवाब दो, आखिर में यू लॉस्ट योर पेशेंस, और फिर आपने जवाब दे दिया। वो जवाब भी क्या था? एक किस्म से आप एंटेगोनाइज कर रहे हैं, प्रोवोक कर रहे हैं। मत कीजिए ना, इतना किया तो थोड़ा और सब्र कर लो। इतनी इंसल्ट सही है, हथकड़ियां बेड़ियां सहन कर ली, सब कुछ कर लिया, तो ये भी सहन कर लो ना भाई। रुक जाओ 2 दिन और। आपको पता है 7 तारीख आ रही है। ट्रम्प हैज सक्सीडेड एक्चुअली इन दिस मिशन एंड ही हैज बीन कंसिस्टेंट। अब ये इसका वापिस आना इतना आसान नहीं होगा अनलेस इंडिया स्ट्राइक्स अ डील विद द ट्रम्प। सर मैं 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट लूंगा सर, आपका वक्त ले लिया मैंने ज्यादा, 10 मिनट से 1 मिनट लूंगा। आज ही डोभाल रसिया पहुंचे हैं और भारत की जो मीडिया है, जिसको अलग अलग नाम से हम लोग बुला ही रहे हैं, अब क्या बोले उनको, वो लगातार सुबह से चला रहे हैं कि जेम्स बॉन्ड रसिया पहुंच गए हैं, बहुत बड़ी ऑयल डील होगी रसिया में और अमेरिका को मुंहतोड़ जवाब देंगे। क्या ये डोभाल के पहुंचने के बाद जो नैरेटिव भारत में बन रहा है, या जो नैरेटिव लगातार बनाया जा रहा है, क्या उसका भी खामियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है? देखिए हम चीजों को मिक्सअप कर रहे हैं। आई थिंक देखो वहां विटकॉफ भी बैठा हुआ है, वहां पे मॉस्को के अंदर इस टाइम, जो उसका दूत है। डोभाल भी बैठा है, पुतिन साहब तो है ही ना। वो एक अलग मुद्दा है, उसको हम मिक्सअप ना करें तो ज्यादा अच्छा है। हालांकि डोभाल अच्छा होता, अमेरिका से जाके बात करता। वहां जाके क्या कर रहा है भाई? तो जहां बात करनी थी वहां तुम जाते नहीं हो, और जहां नहीं जाना तुम वहां पे जा रहे हो, प्रोवोक कर रहे हो ना वहां के द्वारा भी। फिलीपाइंस पहुंच गए, अपना नेवल बेड़ा लेके वहां एक्सरसाइज कर रहे हो। और चाइना गुस्से में बैठा है। भाई आप ऐसे काम कर क्यों रहे हो? अभी जब सारे मामला गर्म है तो आप ऐसे काम क्यों कर रहे हो? प्रोवोक क्यों कर रहे हो लोगों को? मैं नहीं समझता कि यहां से कोई प्रॉब्लम सॉल्व होने जा रही है। मुझे लगता है कि प्रॉब्लम और बिगड़ सकती है। अगर हमने रिटेलिएट किया, आई थिंक लेने के देने पड़ जाएंगे। आप ट्रंप को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। मैं खुद कहूंगा कि ट्रंप एक पागल आदमी है, लेकिन आप उसे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। आप जानबूझ के ना पत्थरों से अपना सिर नहीं तोड़ते साहब। सिर आपका है, चोट आपको लगेगी, पत्थर को नहीं लगेगी। तो आपको डिप्लोमेटिकली आंसर देना है उसका। हाउ इंडिया हैज लॉस्ट इट्स डिप्लोमेसी, आई डोंट नो। Who's guiding the leaders, these so-called leaders? उन्हें समझ नहीं है कि कैसे उन्हें वक्तव्य देने, क्या बोलना है, क्या करना है, और वाहियात किस्म की चीजें हो रही हैं इस टाइम। आई थिंक इट्स डिफिकल्ट। क्या आपको सर आपको लगता है कल डिफेंस मिनिस्ट्री के तरफ से जो एक पेपर कटिंग करके जो एक सोशल मीडिया पे एक अमेरिका को तथाकथित आईना देने की बात हो रही थी, क्या आपको लगता था दैट शुड हैव बीन अवॉइडेड? उसको रोका जा सकता था? बहुत सारी चीजें अवॉइड हो सकती थी सर, बहुत सारी चीजें अवॉइड हो सकती है आज की डेट में। जब आपने इतना पेशेंस रखा है तो आप 2 दिन में पेशेंस क्यों लूज कर रहे हो? अलग अलग लोग निकल के आए हैं,
कोई अपना विदेश मंत्रालय का अपना स्टेटमेंट आता है, कोई उनका स्टेटमेंट आता है, कोई इनके लीडर्स का स्टेटमेंट आ रहा है। भाई क्या जरूरत है आपको? चुप हो जाओ ना थोड़ा सा और। बट समबडी इज आई थिंक मे बी क्रिएटिंग ए ट्रिगर इन बिटवीन। नहीं अभी जवाब दो नहीं तो मर जाएंगे। पर सामने वाला बंदा तो देख लो ना कौन है यार, वो तुमको मारने में तुला हुआ है। कभी क्या कभी क्या ये होता सब है कि क्या ये सब एक राजनीति को देख के हो रहा है कि अपने मतदाताओं को खुश करने के लिए सारी चीजें करो, देश भले डूब जाए? देखिए जो दिखाया जाता है ना वो कुछ और है और जो पीछे होता है वो कुछ और है। जनता को बताया जा रहा है कि वी आर स्टबर्न एंड वी कैन फेस अमेरिका आल्सो, और हम उसका जवाब दे सकते हैं और पीछे से जाके डील कर लेंगे। ये भी तो होता है ना पर्दे के पीछे से, कि ये जनता को बताएंगे देखो हमने बहादुरी की है, और पीछे से जाके फिर डील करेंगे और साइन कर देंगे ऑन द डॉटर लाइन। साइन उठाएंगे, पेन उठाएंगे और साइन कर देंगे। कृषि भी अलाउड हो जाएगा और डेयरी भी अलाउड हो जाएगा। यही तो होने जा रहा है। अल्टीमेट यही होगा सर, और कुछ नहीं होगा। अदरवाइज आपकी इंडस्ट्री डूब गई है, आपके एम्प्लॉइज करोड़ों लोगों की नौकरी जा रही है। काली दिवाली का इंतजार कीजिए। लेकिन कृषि और डेयरी होगी तो क्या हमारा किसान बर्बाद नहीं होगा फिर? देखो सर, पार्ट ओपन करोगे ना, छोटा छोटा दरवाजा खोलोगे ना, खिड़की, तो बात बन जाती है। बन जाती है। ऐसा कैसे है कि हमारा कृषि का दरवाजा नहीं खुला हुआ? ये किसने कहा नहीं खुला हुआ? सर आप मुझे बताइए ना। कृषि का आज भी तो दरवाजा खुला हुआ है ना, रेस्ट्रिक्टेड में भी सही, लेकिन खुला तो हुआ है ना सर। क्या फ्रूट्स नहीं आते आज के डेट में? क्या हिंदुस्तान के सारे फ्रूट्स जो हम खाते हैं बाहर से नहीं आते क्या? क्या ड्राई फ्रूट सारे बाहर से नहीं आते क्या? क्या एक्सोटिक वेजिटेबल्स बाहर से नहीं आती क्या? चॉकलेट्स भी आती है और तेल भी आता है, सोयाबीन तेल भी आता है। और जो GM का तेल आता है। EFTA हुआ है, अभी जो EFTA आया है आपका स्विट्जरलैंड के साथ, नॉर्वे के साथ और 2 और कंट्री के साथ में, वहां पे क्या चॉकलेट 0% पे नहीं आएंगे इंडिया में? क्या तब आप क्या करोगे? आपने फ्लड गेट्स ओपन किए हैं ना सर। आपके ड्राई नट्स आते हैं ना सारे अमेरिका से 0% पे या 5% 10% पे। कौन कहता है कि बाहर से एग्रीकल्चर इंपोर्ट नहीं होता? जितना इंडिया एक्सपोर्ट करता है एग्रीकल्चर का, उससे ज्यादा इंडिया इंपोर्ट करता है। आप खाने का तेल नहीं मंगाते क्या? बस वही कह रहे आप 70% दालें नहीं मंगाते क्या सर? क्या बात कर रहे हो सर? हमारा एग्रीकल्चर कब क्लोज्ड है सर? ओपन है सर। बहुत सारी चीजें आती हैं, कुछ रेस्ट्रिक्टेड है, कुछ लाइसेंस्ड है, कुछ ओपन में है, लेकिन आते हैं ना सर। धन्यवाद सर, धन्यवाद। धन्यवाद सर, बिल्कुल आपने इतना दूध का दूध पानी का पानी कर दिया और एक लाइन खींच दिया आपने। बहुत बहुत इसीलिए हमने कहा था कि कुछ चीजों के लिए गुरुजी ही चाहिए, वही बता सकते हैं कि एक्चुअली वो स्थिति क्या है।